9 प्रिज्म क्योंकि नीचे लाहौर का जो 9 प्रिज्म है ये क्योंकि खाली है और वहाँ पे पोजेशन नहीं है, इसलिए वो टूट रहा है। फाइल्स जो हैं फेज़ 10 है, फेज़ 10 की फाइलें हैं वो बिल्कुल ट्रेंड उनका डाउनवर्ड है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान फैज़ के चैनल से हम लोग आज फिर हाज़िर हैं। आपको कुछ हमेशा की तरह कुछ मुफीद बातें बताएंगे, लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं इमरान से ज़रा हेलो हाय कर लूँ। क्या हाल है इमरान आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप बड़े देसी से बड़े शलवार कमीज़ बनाने लगता है। मैं तो फिर जुमे वाले दिन हमें चांस हो जाता है कि हम शलवार कमीज पहन लें। अच्छा, अदरवाइज़ आप नहीं पहनते शलवार? अदरवाइज भी, लेकिन ये है कि मोस्टली फिर आप ट्राउज़र में और जैकेट में होते हैं। तो चले, वेरी गुड, बड़े अच्छे एज़ यूजुअल, बहुत अच्छे माशाल्लाह लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो हमेशा की तरह आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे, इमरान फैज़ से बल्कि डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लॉट्स हैं इनकी प्राइसेस, कीमतें क्यों बढ़ती हैं और किस वजह से बढ़ती हैं। जी इमरान, एक उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आप इससे एग्री करते हैं कि मोस्टली पाकिस्तानियों का जो ट्रेंड है सेविंग्स का, वो गोल्ड में या प्लॉट्स में करते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो बचपन से ही, यानी कि जो भी यानी कि अपने करियर स्टार्ट करता है, वो अपनी सेविंग आने वाली जनरेशन के लिए प्लॉट ख़रीद के रख लिया कि बाद में जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी तालीम या शादी वगैरह के मौके पे इस्तेमाल होगा, और बेचकर उससे बेनिफिट लेंगे उस तरीके से। जी नसर भाई, ऐसा ही है। ये तो बड़ी पुरानी, अगर हम पीछे चले जाएं अपने फादर के, उनके फादर से अगर हम देखें तो यही होता था, लोग ज़मीन ले लेते थे पहले। जो प्लॉटों का ट्रेंड है ये 70s 80s के बाद 90s में बहुत हो गया, 2000 के बाद तो खैर ये इंडस्ट्री बन गई। तो उससे पहले भी लोग ज़मीन ले लेते थे, किसी के पास कोई सेविंग होती थी, किसी के पास कहीं से कोई पैसे आते थे तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते थे। लेकिन उस वक्त एक एग्रीकल्चर लैंड का था कॉन्सेप्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज होता गया। उसके बाद एक गोल्ड की भी आ गया, जब लेट 80s में 90s में बहुत एकदम से, आपको पता है जब डॉलर भी बढ़ना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ फिर गोल्ड की प्राइस भी बढ़नी शुरू हो गई। तो फिर ये भी होता था, आपको पता है गांव में, कि जी ठीक है बच्चे जवान हो रहे हैं तो जी सोना लेके रख छोड़े उनके लिए ना, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट की शेप ही थी। तो फिर अभी आजकल जो ट्रेंड है वो रियल एस्टेट का भी है। रियल एस्टेट में तो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, गोल्ड में भी कर रहे होते हैं, स्टॉक में भी कुछ लोग इंटरेस्ट। तो ये 2-3 ही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जिसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप कह रहे हैं लैंड और जो रियल एस्टेट है, जो प्लॉट्स को या ज़मीन जिसको कहते हैं या लैंड कहते हैं, इसमें मोस्टली अभी भी लोग उसी में ही सेविंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स करें इस तरीके से। सर है कोई नहीं, जिस तरह बैंक्स है, बैंक्स में भी कुछ लोग सेव कर लेते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन इंटरेस्ट हर बंदा उसको, कुछ लोग उसको ठीक है इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन हर बंदा उससे खुश नहीं होता, या हर बंदा इंटरेस्ट पे नई बैंक में पैसे जमा करवा रहा था। तो वो एक बड़ा आसान सा हल होता है कि ठीक है जी, कोई प्रॉपर्टी लेके रख छोड़े या गोल्ड लेके रख छोड़े। अच्छा इमरान, ये जो टॉपिक है हमारा, प्लॉट की प्राइसेस इंक्रीज़ की होती हैं, इसमें ज़रा आप तफसील से बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस इंक्रीज़ करवाते हैं प्लॉट्स की? देखिए नासिर भाई, मोटे मोटे तो 4-5 या 3-4 फैक्टर्स हैं जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो इंक्रीज़ होती है। सबसे पहले आपका इन्फ्लेशन आ जाता है कि आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा होता है, महंगाई ज़्यादा हो रही होती है। तो एक फैक्टर तो ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही होती है, तो रियल एस्टेट में भी महंगा होना होता है। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं वो आपने डेवलपमेंट देखनी होती है। डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी, जितनी बुरी होगी, उस लिहाज से पॉजिटिव नेगेटिव रियल एस्टेट होती है होता है। अच्छा, उसके बाद अमेनिटीज़ हैं कि क्या क्या उसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी। हॉस्पिटल बना हुआ है, मार्केट बनी हुई है, मॉल्स बने हुए हैं, आपकी बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, उससे भी प्लॉट प्राइस इंक्रीज़ होती है। नंबर 4 जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, और उसको फिर साथ लेके आपने चलना है। तो सबसे पहले हम उसमें देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इन्फ्लेशन, देखें दुनिया में हर जगह पे ऐसे होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन कई दफ़ा जो आजकल हालात चल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ने असेस किया हुआ है कि जी एंड ऑफ दिस ईयर जो है
वो हम 5 से 7% हमारी इन्फ्लेशन होगी। लेकिन आपके सामने ही है, मुझे लगता है इस वक्त भी मेरा ख्याल है तकरीबन 38% के करीब है, 35-40 इन बिटवीन चल रही है। देखिए अमेरिका हर साल जो है वो 2 से 3% इन्फ्लेशन अपनी जो है वो देख रहा होता है कि इतनी स्पीड से इन्फ्लेशन होगी। यहाँ पे जो हालात हैं उस हालात से तो देखा जाए तो चीज़ें बड़ी स्पीड से बढ़ रही हैं। तो एट द सेम टाइम एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही होती हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी महंगी हो रही होती है। एक चीज़ आपने अगर 10 रुपए की ली है तो एंड ऑफ द ईयर अगर वो चीज़ आपकी 13, 14, 15 रुपए की हो जाती है तो अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लेशन है। तो इसी तरह रियल एस्टेट में भी यही है कि आपने देखना होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम 3 साल की, 5 साल की, 4 साल की बात करें तो जितनी स्पीड से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है उतनी स्पीड से आपकी रियल एस्टेट भी। अच्छा, नंबर 2 जो है, नंबर 2 आपकी जो चीज़ें हैं वो रियल एस्टेट में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। रियल एस्टेट में आप डेवलपमेंट आप कह लें कि आपका रोड स्ट्रक्चर कितना अच्छा बन रहा है। ये हम अक्सर बात करते हैं कि जी फ़लानी सोसाइटी जो है या फ़लाना जो डेवलपर है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, उसका जो ऑन ग्राउंड काम है वो बड़ी स्पीड से हो रहा है जी। वहाँ पे गैस भी आ गई है, वहाँ पे बिजली भी आ गई है, वहाँ का रोड स्ट्रक्चर, वहाँ की पार्क्स, वहाँ की वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो क्या होता है कि उसका एक ऐसी हाइप बनती है कि बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत उस सोसाइटी का रेट कंपैरेटिवली बेहतर हो जाता है। और यही सारी चीज़ें, यही जो सारी डेवलपमेंट्स होती हैं वो किसी भी प्लॉट की प्राइस या किसी भी जगह की प्राइस को बेहतर कर रहे होते हैं। तो जब वो चीज़ें बेहतर होती हैं तो अल्टीमेटली उसकी बाकी एरियाज़ की निस्बत प्राइस भी बेहतर हो रही होती है। तो ये एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी डेवलपर का या किसी भी सोसाइटी का कि वो जितने अच्छे तरीके से उसको डेवलप करेगा और जितनी जल्दी उसको डेवलप करेगा, आपकी प्लॉट की जो ग्रोथ होगी वो उतनी स्पीड से ही बेहतर हो रही होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट होती है तो सोसाइटीज़ के अंदर आ रही है बेसिकली। लेट्स सपोज मैं लाहौर में, आपको पता है हम लोग लाहौर में बेस्ड है हम दोनों, और लाहौर से हट के अगर मैं मुल्तान रोड के पास जाके कोई ओपन लैंड एक्वायर करता हूँ, ख़रीदता हूँ, तो उसमें अप्रिसिएशन कैसे होगी? वहाँ तो रोड नेटवर्क नहीं बन रहा, वहाँ तो अम्यूनिटीज़ नहीं आ रही। मैं सोसाइटी से हट के बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त। एक आदमी है, एक शख्स है, एक फैमिली है, वो किसी सोसाइटी में लैंड नहीं लेना चाह रहे, वो मुल्तान रोड पे एक ओपन लैंड है वो लेना चाह रहा है। उसकी रीज़न ये है मे बी उसी यहाँ जितना वो इन्वेस्ट करते हैं बाहर इन्वेस्ट करें अगर लाहौर से हट के थोड़ा, उससे तो कम कीमत में ज़्यादा लैंड उनको मिल जाएगी। तो वहाँ की लैंड उसकी अप्रिसिएट कैसे होगी? जी एग्जैक्टली यही मैंने बात की है कि अगर आप किसी ओपन जगह पे जाके या शहर से दूर जाके या उस एरिए से जहाँ पे सारी अमेनिटीज़ हैं उससे जब आप दूर जाके कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो है, किसी भी एरिया की डेवलपमेंट जो है वो प्लॉट की इंक्रीमेंट में या प्लॉट की इंक्रीज़ में एक मेजर रोल अदा करती है। अब अगर हम ओपन लैंड की बात करें या लाहौर से बाहर जाके कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लें या ओपन लैंड ले लें जो दूर होगी तो अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ वो नहीं होगी, उसकी ग्रोथ कम होगी। इसीलिए डेवलपमेंट एक आपका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है आपकी प्राइस एप्रिसिएशन में। ओके अच्छा, ये जिस तरह जहाँ आपके प्लॉट से किसी का भी प्लॉट हो, लैंड हो, और वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट रोड निकल रही हो, या जिस तरह मैं अगर आपको रिकॉल करूँ रिंग रोड आने से पहले लाहौर के जो इसकी जो सराउंडिंग्स थी वहाँ की प्राइस इतनी इंक्रीज नहीं हुई थी एज़ कम्पेयर टू जब रिंग रोड जैसे ये डेवलप हुई, आई स्टार्ट हुई, उसके बाद उसके जो मुंसलिक एरियाज थे वो काफ़ी डेवलप हुए थे। जी। तो ये भी आप जो प्लॉट या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इसको देख सकता है कि हाँ यार यहाँ चांसेस है कि यहाँ से कोई ब्रिज या कोई मेजर रोड्स वगैरह यहाँ से निकलेंगी तो मेरी प्राइस की कीमत भी, प्लॉट की कीमत भी। जी नासिर भाई, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कि जब रिंग रोड नहीं थी यहाँ पे उस वक्त ज़ाहिर है यहाँ पे रेट नहीं था। जब ये पूरे लाहौर के एक रिंग बन गई तो अल्टीमेटली जो रिंग रोड की राइट लेफ़्ट पे जो भी सोसाइटीज़ थी या जो भी लैंड थी उनकी आप प्राइस देखें पिछले 5 साल में, 7 साल में कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ये भी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। और नंबर 3 इसमें अमेनिटीज़ है कि आप जिस एरिए में रह रहे हैं वहाँ पे आपको अगर हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की वहाँ पे आप ये कह लें कि हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो एक आपकी उस सराउंडिंग के जो भी आपका प्लॉट होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसकी प्राइस बढ़ेगी। मार्केट्स हैं, अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको पता बाहर से आ गए हैं
कि आपको याद होगा कि वाई ब्लॉक के शिवा पार्क में DHA फेज़ 3 की बात कर रहा हूँ लाहौर की, कि शिवा पार्क में जब मैकडोनल्ड आया था तो उसकी सराउंडिंग के जो बहुत सारे ब्लॉक थे, बिकॉज ऑफ मैकडोनल्ड उसकी प्राइस बहुत ऊपर चलेगी। तो अब तो ब्रांड से भी अब मॉल्स आने शुरू हो गए हैं कि अब किसी भी एरिया में मॉल आता है तो उसकी सराउंडिंग का रेट, रेजिडेंशियल का, इवन कमर्शियल का रेट बहुत बढ़ जाता है। अमेनिटीज़ जो है वो एक बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है प्राइस अप्रिसिएशन में, कि आपकी जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा आपको आसानियाँ होंगी उस आईटी में, उतना ही उसकी प्लॉट प्राइस बेहतर होगी। लेकिन ये जो आप ब्रांड्स जिनका नाम बता रहे हैं, ये मैकडोनल्ड्स या KFCs या दूसरे ब्रांड्स या मॉल्स जो आते हैं, ये तो उस जगह आते हैं जो थोड़े से डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है ना। ये किसी ओपन लैंड में तो नहीं आते पहले, ये भी एरिया देख कर आते हैं कि हाँ यार यहाँ पॉपुलेशन आ रही है, ये फ्यूचर में ये पॉपुलेशन यहाँ ग्रो करेगी, नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स यहाँ ज़्यादा आएंगे, तो यहाँ अभी हमें मॉल या रेस्टोरेंट वगैरह ये अपना ब्रांड स्टार्ट कर देना चाहिए। नासिर भाई, ये जो मल्टीनेशनल है, ये पाकिस्तान में जो हमारी सोच है इन्वेस्टमेंट की और जो बाहर के लोग सोचते हैं वो बिल्कुल हमारी ऑपोजिट है। हम ये सोचते हैं कि हम अगर कहीं पे 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 10 लाख वट एवर इज़ द अमाउंट जितनी भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी बिज़नेस में, और हमारा जो टॉप प्रायोरिटी वो ये होती है कि हमने 4-6 महीने में, साल में इसको डबल कैसे करना है। आप ये देखें जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ये ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते। ये प्लान ही करते हैं कि अगर 5 साल में अगर हम ब्रेक इवन पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है हम वी आर गोइंग गुड। 10 साल बाद क्या प्लानिंग होती, 15 साल बाद, ये अपना लॉन्ग टर्म प्लान करके। आपको याद होगा, मैं फिर मिसाल देता हूँ आपको, एयरपोर्ट रोड पे आज से गालबन 12-13 साल पहले मेट्रो आया था, तो उस वक्त उस सराउंडिंग में इतनी आबादी नहीं थी। आपका फेज़ 8 आबाद नहीं था, आप साथ डिवाइन बना हुआ है ये आबाद नहीं था, उसके एयर एवेन्यू है उधर आबाद नहीं था, इवन जो लोकल भी थे। तो अभी क्या हुआ है कि 10 साल में इतनी ज़्यादा आबादी आ गई कि पहले शायद वहाँ पे बड़े थोड़े लोग जाते थे, अब वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई। अभी आप मिसाल ले लें DHA फेज़ 6 की, 2-3 बड़े ब्रांड्स आए हैं, अभी फेज़ 6 फेज़ 7 ये आबाद होने जा रहा है। अभी फेज़ 6 की टोटल जो आबादी होगी गालबन 30-35% होगी, तो 70% अभी भी वहाँ पे घर बनने हैं। 7 जो है गालबन 5% होगा, तो अभी 95% घर बनने हैं। लेकिन आप देखें कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो एक्चुअली ये अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए 20 साल 30 साल का सोच रहे होते हैं, वो इस तरह नहीं होता कि वो। तो ये सारी चीज़ें देख के, ये जब सारी ये चीज़ें आसानियाँ आ जाती हैं, लोगों को देखते हैं कि हमारी सराउंडिंग में सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली उस एरिया की या तो आप कहना चाह रहे हैं इमरान कि जब ये इस तरह की जो ब्रांड्स या इम्यूनिटीज़ आ जाती हैं, ये डेवलपमेंट होती है, तो उससे प्राइस प्लॉट्स की मज़ीद फास्ट अप्रिशिएट हो रही हो। जी एग्जैक्टली उसकी प्राइस नेचुरली बढ़नी है। अभी देखें ना, आप एक और मिसाल ले लें कि पिछले 2-2.5 साल में आप देखें 2022 और 2023, इवन 21 का भी जो हाफ था, मार्केट पाकिस्तान में रिसेशन है, रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा बूम नहीं कह लें या प्राइस अप्रिसिएशन वो नहीं है जो इन्वेस्टमेंट एरियाज़ में होती है। लेकिन इसके बावजूद आप जो स्टैब्लिश एरियाज़ हैं, अगर हम फिर मिसाल दें DHA लाहौर की, तो इसमें 6-7 जो है इसमें प्राइस अप्रिसिएशन हुई है, इसमें डिप नहीं लगी। 9 प्रिज्म, क्योंकि DHA लाहौर का जो 9 प्रिज्म है ये क्योंकि खाली है और वहाँ पे पोजीशन नहीं है, इसलिए वो टूट रहा है। फाइल्स जो हैं फेज़ 10 है, फेज़ 10 की फाइलें हैं वो बिल्कुल ट्रेंड उनका डाउनवर्ड है। तो बहुत सारी जगह जो आबाद हो जाती हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा डिप, या उनमें आप नहीं सोच सकते कि प्लॉट की प्राइस आधी रह जाएगी। हाँ, मुल्की हालात के पेश नज़र कई दफ़ा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उतने बुरे डिप नहीं लगते जो एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल आबाद नहीं है या गैर आबाद है या फाइल्स में है। तो अच्छा, अगर मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल यहाँ आपसे पूछूं, स्टॉक मार्केट में जैसे होता है, सर्टन ग्रुप जो है वो स्टॉक मार्केट को प्ले कर रहा होता है उसके अंदर, तो यहाँ ये भी एक बात है कि सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, रियल एस्टेट के जो लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो प्राइस हाइक में बड़ा पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, जिसको मैं अगर बिल्कुल डायरेक्ट बात करूँ तो आर्टिफिशियल प्राइस हाइक्स करवाई जा रही होती है। इसमें कितनी सदाकत है जी बिल्कुल, इसमें ये होता है नासिर भाई, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये उस वक्त होता है जब मार्केट पॉजिटिव चल रही होती है, जब आपके हालात भी ठीक होते हैं, जब स्टेबिलिटी भी आपके मुल्क में होती है, जब काम कारोबार भी ठीक चल रहा होता है, जब चीज़ें पॉजिटिव हो रही होती हैं ना, तो इस तरह के माफियाज फिर इन्वॉल्व होते हैं। अभी भी आज कल माफियाज का नाम लेना नहीं चाह रहा था आपने, वो पतली नहीं, ऑब्वियसली होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, तो बहुत ही डिग्निफाइड वर्ड, मैंने तो एक ग्रुप कह दिया था, आपने माफिया कह दिया। ये हमने तो क्योंकि पिछले 16-17 साल से देख रहे हैं कि हर 4-5 साल बाद रियल एस्टेट मार्केट में एक बूम आता है और प्राइसेस
पहले क्या होता था, अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो बूम आता था, तो वो जो प्राइस अप्रिसिएशन थी ना, वो शायद 1.5 साल में 2 साल में डबल होती थी। एक मतलब 50 लाख की चीज़ होती थी तो उसको करोड़ पे जाने के लिए साल 1.5 साल चाहिए होता था। तो वो एक रिदम होता था, वो चीज़ें आहिस्ता 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 बढ़ती थी भी, तो वो अल्टीमेटली काम। अच्छा, वो जो 1.5 साल का पैच था वो आहिस्ता आहिस्ता 8 महीने में आ गया, 7 महीने में आ गया। कैन यू बिलीव, अभी जो लास्ट टाइम 2019-20 वाली जो तेज़ी थी रियल एस्टेट में, वो तो 4-5 महीने में या 3 महीने में रेट डबल हो गए थे। तो वो क्या होता है कि वो ज़ाहिर है एक ग्रुप ऑफ पीपल और एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, हर चीज़ ही आपकी बिक्री होती है, वो कुछ पता नहीं चल रहा होता। अब DHA लाहौर की बात करें, ये डबल हो गया, फिर DHA मुल्तान में देखें वो डबल हो गया, फिर DHA कोयटा देखें वो 2 गुना बढ़ गया। तो अगर हम सिर्फ DHAs को ही असेस कर लें तो ये नहीं था कि DHA लाहौर भी उसी वक्त बढ़ रहा था, मुल्तान भी उसी वक्त बढ़ रहा था, कोयटा भी ऐसे नहीं हुआ। पहले DHA मुल्तान में काम हुआ है, जो लोग जज कर गए या जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन थी वो तो पीछे पीछे गए हैं, लेकिन पहले DHA लाहौर में ऐसे हुआ, फिर DHA मुल्तान में हुआ, फिर DHA कोयटा में हुआ। तो ये स्टेप्स थे कि एक जगह पे इन्वेस्ट किया, डंप किया, वहाँ से विड्रॉ किया, फिर दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ डंप किया, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की, फिर तीसरी जगह चले गए। तो अल्टीमेटली किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो माफियाज होते हैं वो आपको पता नहीं चल रहा होता, उनके नाम नहीं होते। तो रियल एस्टेट में भी वो माफियाज एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जेन्युइन लोग भी होते हैं, घर बनाने वाले लोग भी होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करने वाले लोग भी होते हैं। तो सारे इन्वेस्टमेंट तो इसमें नहीं, लेकिन ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव मार्केट जो होती है, चीज़ें अच्छी चल रही हों तो प्राइस हाइक्स हो रही होती हैं, लेकिन इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो जो जेन्युइन बायर है उसकी रीच से तो वो प्राइस आउट हो जाती है जब एक आर्टिफिशियल बूम आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ होता है। तो मेरे ख्याल से जो बायर्स मार्केट है वो तो एक आम जो शहरी है, पाकिस्तानी है, वो तो प्लॉट उस वक्त ख़रीदेगा या इन्वेस्ट उस वक्त करेगा कि जब मार्केट डाउन हो, जब इंस्टेबिलिटी हो, जब प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उसकी पॉकेट साइज़ में वो प्लॉट आ जाएगा। लेकिन जब माफियाज जिसको आप कहते हैं सो कॉल्ड माफियाज, अगर वो इन्वॉल्व है, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, तो जो जेन्युइन बायर है वो तो फारिग हो जाएगा, सर्टन ग्रुप ही उसमें खेल रहा होगा। ये नासिर भाई ठीक कह रहे हैं आप, तेज़ी में ऐसे ही होता है, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो अभी तो रेट नीचे भी आ रहे हैं मार्केट, इस वक्त तो यार वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप प्रॉपर्टी बाय करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये हर ज़माने में नासिर भी ऐसे रहा है। आपने अगर आप जो मिडिल क्लास है उनकी बात कर लें तो देखें, वो कोई भी जब टाइम है ना, वो बहुत तेज़ी है या बहुत रिसेशन है या मुल्की हालात आप कह लें इंस्टेबिलिटी है, या मार्केट बहुत स्टेबल है या मुल्की हालात बहुत स्टेबल हैं, हर हालात में जो मिडिल क्लास होता है ना, वो अपना पेट काट के ही प्रॉपर्टी भी बनाता है, अपना घर भी बनाता है, अपने बच्चों के लिए सेविंग्स भी करता है। वो हमेशा से ऐसे होता है। लेकिन एक क्लास ऐसी है कि जो इस मार्केट में भी बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके गेन कर सकती है। तेज़ी में भी वही लोग इंजॉय कर रहे होते हैं जो बड़े बड़े टाइकॉन है। रियल एस्टेट में भी बस एक सर्टन लोग गेन करते हैं, बाकी मिडिल क्लास वहाँ भी गेन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मिडिल क्लास है, देखें अभी कितनी ऐसी मिडिल क्लास है इमरान साहब जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके आपका कोई प्लॉट करे? क्या नहीं भाई, आप 1 करोड़ का प्लॉट नहीं है ना, 10 लाख का प्लॉट भी है, 20 लाख का प्लॉट भी है। 10 लाख का जो प्लॉट है उसकी जो है वो उस इलाके में है कि वो अप्रिशिएट भी करेगा, या वो उस इलाके में है या उस बिल्डर के पास है या उस लैंड में है जो एग्जिस्ट भी करती है। यहाँ तो ये भी बड़ी चीज़ें होती है ना प्रॉब्लम। मैं नासिर भाई आपको बताता हूँ, नहीं, मैं मेरा ख्याल था, मैं आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे का क्वेश्चन आ गया है। इसमें पता क्या मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे लेवल से नहीं, मैं तो आम पब्लिक की क्वेश्चन की बात, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो बात आपको आज मैं आपको बताता हूँ। इसमें पता क्या है, इसमें 10 लाख वाला जो प्लॉट है, बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी होती हैं, जिस तरह पहले भी हम 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। जो इनिशियल स्टेज होती है ना इन्वेस्टमेंट की, दैट इज़ अ फाइल, ठीक है। अगर इफ़ द डेवलपर इज़ अ जेन्युइन, तो फाइल के बाद अगली स्टेज आ गई उसकी मैप की, जिसमें वो बैलेट हो गया ना, आपको प्लॉट नंबर मिल गया, एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो आपकी उधर आ गई प्राइस अप्रिसिएशन की। उसके बाद ऑन ग्राउंड आपको मिल गया, और ये जो 2-3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान हो गया, उसमें आपकी एक चीज़ बन गई। तो ये जो 10 लाख या 15 लाख वाली जो 3 मरला 5 मरला जो आपका प्लॉट है, लिटरली कई दफ़ा क्या होता है कि ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ वाला बंदा है, उससे बहुत बेहतर अप्रिसिएशन उसकी हो जाती है जिसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो 10 लाख की जो फाइल उसने परचेज़ की थी,
अगर वो डेवलपर, जो अभी हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, अगर वो डेवलपर नेक नीयत है और वो उसको डेवलप करना चाह रहा है तेज़ी से, और अगर उसने साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर डेवलप कर दिया, तो वो 10 लाख का प्लॉट हमने खुद देखा हुआ है, वो 2-2 साल में 30-30, 40-40 लाख का हो गया है। कभी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उसकी 2 साल में 4 करोड़ की नहीं हो रही होती, लेकिन उस 10 लाख वाले बंदे की जो प्रॉपर्टी है वो हो जाती है। तो ये तो मिडिल क्लास, और ये परसेंटेज भी आप बता रहे थे, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है जो छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, और बड़े थोड़े लोग हैं जो, बहुत मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये माफिया जो होते हैं वो बड़े थोड़े लोग हैं जो इसमें करोड़ों रुपए में, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, तो पॉपुलेशन, मैं तो मैसेज की बात, वो सब बहुत बड़ी परसेंटेज जो मिडिल क्लास है। लेकिन फिर ये देखें, हर मिडिल क्लास का जो इमरान शहरी है हमारा पाकिस्तानी, वो 50 लाख रुपया नहीं निकाल सकता। आप 10 लाख की जो बात कर रहे हैं ना, कि 10 लाख की प्राइस इंक्रीज उसको वो बेनिफिट नहीं देकर जाएगी। जो कि बात वही है कि यहाँ भी इसका मतलब एक क्लास सिस्टम है, जिसके पास करोड़ रुपया है वो ज़्यादा बेनिफिट लेगा, जिसके पास 10 लाख है उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। सर नहीं ले, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे नहीं है। करोड़ वाला नजर आता है जी। करोड़ वाला बंदा 2 करोड़ रुपया उतनी जल्दी नहीं कर पाता कई दफ़ा, जो 10 लाख वाला बंदा उसको 20 जितनी जल्दी कर लेता है। लेकिन बात वही है जो आप बात कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है। वो जो 10 लाख वाला बंदा है, अगर वो महीने का 30,000, 40,000, 20,000, 60,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे के वो चीज़ बना रहा है, तो अल्टीमेटली वो अपना पेट काट के और अपने बच्चों का पेट काट के जो है वो चीज़ बना रहा होता है। तो मुश्किल होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो किसी गलत बंदे के पास ना टक्कर जाए, जब वो अगर किसी ठीक डेवलपर के पास, या एक ऐसी जगह जिसमें बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो गई और उसको फ़ायदा हो गया, फिर वो एंड ऑफ द डे विल फील हैप्पी। अच्छा, एक और जो चीज़, ये जो आर्टिफिशियल, जो मैंने शुरू में भी ये आर्टिफिशियल प्राइस हाइक जो होती है, ये पिछले 4-5 साल में देखा गया है कि आप क्या समझते हैं, कौन सा वो एक पॉइंट होता है कि जब आप समझते हैं कि जी प्राइस जो है इससे अब आगे नहीं जाएगी इस प्लॉट की? ये भी आपकी जब मार्केट बूम कर रही होती है, जब मार्केट आपकी बहुत फ्लरिश कर रही होती है, बड़ी तेज़ी से चीज़ें रोटेट हो रही होती हैं, उस वक्त ही ये होता है कि लेट्स सपोज, जिस तरह हमने बात की कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले 2019-20 में जब प्राइस अप्रिसिएशन यहाँ पे आई, एक बूम आया, तो उस वक्त क्या हुआ कि आपने देखा कि 6 महीने के अंदर ही रेट डबल हो गया। अभी जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो 6 महीने में 2 करोड़ का हो गया। अच्छा, 2 से वो 2.5 का हो गया। जब 2.5 का हुआ ना, तो बहुत मेजर परसेंटेज जो आपकी होती है इन्वेस्टर्स की, वो यहाँ तो थोड़ा सा स्टेप बैक करती है, या वो अपनी बाइंग रोक देती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े से अलार्मिंग हैं, कि एकदम से जो प्राइस अप्रिसिएशन हमारी 3 साल में, 4 साल में होनी चाहिए थी, वो तो साल 1.5 साल में हो गई है। तो उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं फील होना शुरू हो जाता है कि चीज़ें अभी रुक रही हैं। तो वो फिर एक टाइम आता है कि जब, अच्छा, उसके बाद फिर उसकी जो ग्रोथ की एवरेज है, या उसकी जो परसेंटेज है, वो अगर होगी भी तो वो बहुत कम होगी, बड़ी माइनर होगी। तो फिर क्या होता है कि उस जगह से निकल के जब उनको लगता है कि ये पीक हो गई है, या कई दफ़ा 2, 4, 5, 10% ऊपर नीचे भी हो जाता है, नॉर्मली जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो रूटीन में इन्वॉल्व होते हैं, वो जज कर जाते हैं। तो वो फिर एक जगह से विड्रॉ करके फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो किसी न किसी हद तक लोगों को पता लग जाता है। लेकिन क्या होता है, कई दफ़ा उसमें जो एंड यूज़र है, या जिन्होंने घर बनाना है, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या कई दफ़ा जिनकी वर्किंग नहीं होती, वो फंस भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली कई दफ़ा फिर नुकसान भी होता है। तो आप समझते हैं जब ये इस तरह के मार्केट में अलार्म्स आने शुरू हो जाए, तो जो कॉमन, मैं रियल स्टेटस की बात नहीं कर रहा, मैं डीलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बंदे की बात कर रहा हूँ। उसने 1 करोड़ रुपया खर्च करके एक प्लॉट लिया हुआ है, और उसका प्लॉट लेट सपोज वो 2 करोड़ का 1.5 साल में हो जाता है लेट सपोज, तो वो उसको क्या वहाँ से पुल बैक कर जाना चाहिए? क्योंकि फिर वो बर्स्ट करती है, जिसको मैं फिर कहता हूँ, वो जो बबल बर्स्ट होता है जब वो, तो वो 1 करोड़ की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ पे पहुंचती है, तो जब बबल बर्स्ट करता है तो वो 1 करोड़ से भी नीचे में चली जाती है। तो क्या, कौन सा पॉइंट ऐसा होना चाहिए, ये ज़रा आप व्यूअर्स को बताएं कि जी अगर आप एक शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म इन्वेस्टर है, कॉमन पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माफियाज जो आप कहते हैं, एक कॉमन इन्वेस्टर है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस मैन और सैलरीड पर्सन, वो कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए कि वो कहे कि हाँ यार, यहाँ ये पीक हो गई है और अब मुझे यहाँ से पुल बैक करके किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए? नासिर भाई, इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस की है। इसमें अगर 1 करोड़ की चीज़ अगर 2 करोड़ की हो रही है, एंड इफ़ दैट इज़ अ प्लॉट, और वहाँ पे डेवलपमेंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, और अमेनिटीज़ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर वो वहाँ पे है, तो फिर चांस नहीं है कि वो 2 करोड़ दोबारा 1 करोड़ पे आए, क्योंकि वहाँ पे घर भी आपका बन सकता है, वहाँ पे आपकी सराउंडिंग में सारी मार्केट्स भी बन गई हैं, वहाँ पे आपका हॉस्पिटल भी आ गया है, वहाँ पे आपकी मस्जिद भी आ गई है,
वो एरिया सारा आबाद हो गया है, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो प्लॉट प्राइस आपकी दोबारा उस पर आ जाए। लेकिन हाँ, आपने वहाँ पे बहुत मोहतात होना है कि लेट्स सपोज अभी वहाँ पे डेवलपमेंट हुई कोई नहीं है, वो बंजर एरिया है, या एक फ़ाइल भी होती है कि जी ठीक है अभी फ़ाइल है, उसको तो प्लॉट नंबर ही नहीं मिला, सिर्फ जगह दिखाई हुई है, तो उस एरिया में चांस ज़्यादा होता है कि अगर वो करोड़ से 2 पे गई है तो 2 से दोबारा करोड़ या इवन करोड़ से भी नीचे का चांस हो सकता है। तो ये आपने उसको जज करना है या assess करना है। डीएचए कोयटा देखें कि वो एकदम से मेरा ख्याल है कि विदिन 6 मंथ और ईयर वो 35-36 लाख से 1.5 करोड़ पे चलेगी। तो वो क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आर्टिफिशियल रेस था, अल्टीमेटली वो आर्टिफिशियल था और वो इतनी स्पीड थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था। फिर ज़ाहिर है वो बहुत सारी जो है ना वो र्यूमर्स, बहुत सारी कहानियाँ गढ़ के मार्केट में बताई जाती हैं, ये हो गया वो हो गया, वो वहाँ पे डेवलपमेंट की ये स्पीड होने जा रही है। अब हर बंदा जाके उसको विजिट भी नहीं करता, तो ज़ाहिर है फिर उसका नुकसान होता है लोगों को। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैं आपसे बबल बर्स्ट की बात की थी, जो इन्वेस्टर होता है, देखिए मैं माफियाज की बात नहीं कर रहा, आप लोग तो इस बिजनेस में यू नो द बिजनेस वेरी वेरी वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन कॉमन पाकिस्तानी। तो जो भी अगर प्लॉट लेता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं प्लॉट लिया है, तो मैं मार्केट को रीड करता रहा हूँ। ये ना हो कि मैं प्लॉट ख़रीद के बस भूल जाऊँ कि हाँ जी मैंने प्लॉट ख़रीदा था, या तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रहूँ कि हाँ जी 20-25 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे और शादियों के काबिल होंगे तो फिर मैं उसको बेच कर उसमें से जो भी प्रॉफिट गेन करूँगा मैं वो इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अदरवाइज़ मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर है, नो मैटर हु, उसको अपने प्लॉट के बारे में मार्केट की सिचुएशन को रीड करते रहना चाहिए। ऑब्वियसली करते रहना चाहिए और लोग करते भी हैं। देखें, इन्वेस्टर भी 2 तरह का होता है ना। एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि जी मैं अगले साल 2 साल के लिए प्लान कर रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 2 साल बाद लेट्स सपोज मेरी बच्ची की या बच्चे की शादी है, या कोई बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए मैंने सेविंग करनी है, या कोई भी उसको काम हो सकता है, तो वो प्लान कर रहे होते हैं साल 2 साल के लिए। तो वो भी देखना होता है कि आया कि जिस तरह आजकल की मार्केट में अगर हमें कोई कहेगा जी 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो शायद हमारे पास बड़ी कम चीज़ें हैं उसको बताने के लिए, हम बड़ी स्पेसिफिक जगह जिसमें हम उन्हें कह सकते हैं कि सर दिस एरिया इज़ अ रिस्क फ्री एरिया। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी प्लॉट प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ना हो, ग्रेजुअली ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन चांसेस कम है डिप होने के ना। लेकिन जब एक क्लाइंट आता है हमारे पास, वो लॉन्ग टर्म प्लान करके आता है कि जी मैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए काफ़ी हद तक एक तो वो सिक्योर भी है, दूसरा अगर वो साल में रेट डबल भी हो जाता है ना, तो उसको बॉदर ही नहीं कर रहा होता। वो कहता है जी मैंने तो प्लान ही 8 साल का या 10 साल का किया हुआ है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है, मैं अपने फ्यूचर। अच्छा, इस दौरान ये जो आप कह रहे हैं, जो लेट्स सपोज जो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है आके, ठीक है, उसको वो बॉदर नहीं करता कि साल में कितनी दफ़ा नीचे प्राइस बेचता ही नहीं बढ़ है। जाती है। हाँ एग्जैक्टली, उसका टारगेट एक होता है कि जी मैंने आज प्लॉट लिया है, 20 साल बाद मेरे बच्चे 20 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद, वट एवर इज द अगर एक टाइम। रिसेंटली मैरिड कपल है, वो अपनी शादी के फ़ौरन बाद लेट सपोज कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है कि हाँ जी 20 साल बाद हमारी औलाद बड़ी शादी के काबिल होगी या हायर स्टडीज़ के लिए जिस तरह आपने कहा बाहर जाएंगे, तो उस वक्त वो हम प्लॉट बेच के उसको यूज़ कर लेंगे। ये ऑब्वियस प्लान अगर उसका 20 साल का भी होगा, तो उसको अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये वो उस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बॉदर नहीं करता है कि वो 20 साल में कितनी दफ़ा प्राइस नीचे गई ऊपर। नहीं वो उन्होंने अपना टारगेट 20 साल जी एग्जैक्टली उनके और सोर्सेज होते हैं और जगह से उनको इनकम आ रही होती है, तो वो बॉदर नहीं कर रहा होता वो इन्वेस्ट। कि वो डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही उस साइड पे वगैरह वगैरह। जी एग्जैक्टली। जो शुरू में भी एक ने आपने बात की थी कि मैं एंड में बात करूंगा, स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की, जो किसी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, वो कितनी मायने रखती है प्लॉट या प्राइस की एस्केलेशन में। जी नासिर भाई, ये चौथा पॉइंट हमारा यही था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये एक बड़ा मेजर रोल अदा करती है प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन में या प्लॉट की अप्रिसिएशन में। तो जिस तरह आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, इंस्टेबिलिटी है, लोगों को पता ही नहीं है कि कल क्या होना है, साल बाद क्या होना है, महीने बाद क्या होना है, कोई पॉलिसीज़ नहीं डिफ़ाइन कर पा रहा है। अभी हमें यही नहीं पता हमारे मुल्क में इलेक्शन होने या नहीं होने, तो इस तरह बिल्कुल चीज़ों का नहीं है पता। तो इस तरह के हालात में आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो अल्टीमेटली या डंप हो जाती है या वो माइनस में चली जाती है। ये जब सारी चीज़ें आज से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले जब सारा कुछ ठीक चल रहा था, तो उस वक्त ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ भी रही थी।
तो ये स्टेबिलिटी जो होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बड़ा मेजर रोल अदा करती है आपकी प्राइस एप्रिसिएशन में, कि अगर चीज़ें सारी ठीक चल रही हैं तो आपकी प्लॉट प्राइस भी इंप्रूव हो रही होती है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन मैंने शुरू में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन हर चीज़ की होनी है तो प्लॉट प्राइस भी बढ़नी है। लेकिन इंस्टेबिलिटी में आपकी नॉर्मली प्लॉट प्राइस ग्रोथ नहीं हो रही होती, प्लॉट की एप्रिसिएशन नहीं हो रही होती, हालांकि बाकी सारी चीज़ें महंगी हो रही होती हैं। उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी ग्रो इसलिए नहीं कर रही होती कि ये प्योरली हमारा डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर आ जाता है रियल एस्टेट में भी ना, कि जब हालात स्टेबल होंगे, लोग अपना कारोबार बड़ा बेहतरीन कर रहे होंगे, इनकम बड़ी अच्छी आ रही होगी, तो क्या हो रहा है कि हर बंदा जो है ना वो सेविंग्स की मद में ही प्लॉट ले रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्लॉट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और आपका परचेज़र ज़्यादा हो जाता है, और एट द सेम टाइम पे सेलर आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करना शुरू कर देता है। लेकिन जो आजकल हमारे हालात है, इसमें यही है कि सेलर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि नियर फ्यूचर में क्या होना है हमारे साथ। आप कह रहे हैं सेलर ज़्यादा है इस वक्त? इस वक्त सेलर ज़्यादा है, इस वक्त ज़ाहिर है अभी हालात जो हैं मेरे ख्याल से तो बायर ज़्यादा हैं, क्योंकि सेलर को तो वो प्राइस ही नहीं मिल रही है इस वक्त के वो जो बेचने जाएगा। तो नहीं नासिर भाई, इस वक्त ओवरऑल अगर हम पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात करें तो सेलर जो है वो ज़्यादा है और बायर जो है वो कम है। सेलर ज़्यादा क्यों है इसमें? सेलर ज़्यादा इसलिए हैं कि लोगों को यकीन ही नहीं है कि अभी हालात क्या होने हैं। हर बंदा जो है वो कह रहा है मैं अपनी प्लॉट, अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ, मैं उसमें बैंक मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ, कोई मैं स्टॉक कर लूँ। इवन पाकिस्तान से लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के बाहर मूव कर रहे हैं, बाहर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, वो और बिज़नेस प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे तो अगले साल 2 साल कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए सेलिंग प्रेशर हमेशा जब मंदी होती है, रियल एस्टेट में आजकल हम इसको मंदी कहते हैं, जब आपकी मार्केट इस तरह की होती है, रिसेशन होता है, मंदी होती है, मार्केट रिवर्स लगी होती है, तो हमेशा सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर कम होता है। इसी को हम मंदी कहते हैं। यानी कि वो जो सेलर्स हैं, ये जो प्राइसेस, जब जब ये जो आप मंदी की बात कर रहे हैं, या जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो रही होती हैं, तो सेलर्स पैनिक होकर भी बेच रहे होते हैं उसमें। जी, वन ऑफ द रीज़न बिल्कुल ऐसे ही। पैनिक। हाँ, पैनिक भी होकर लोग बेच रहे होते हैं। उनके टारगेट्स ख्वाह उनके टारगेट 5 साल का, 3 साल का हो, लेकिन जब उन्हें लग रहा होता है कि अब अगर मेरी प्रॉपर्टी अगर लेट्स सपोज 1 करोड़ की है और वो आज 80 लाख की रह गई है, तो ये ना हो 80 लाख से अगले साल में 50 लाख की रह जाए, तो एक जो डर होता है, खौफ होता है, एक पैनिक होता है, उससे भी ज़ाहिर है लोग फिर उससे चीज़ें अभी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि आजकल जैसे बैंक्स के प्रॉफिट रेट बहुत अच्छे हैं, तो इस वक्त इन्वेस्टर प्लॉट्स में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो बैंक में पैसा रखवा के अच्छा प्रॉफिट क्यों ना गेन करे? नासिर भाई ठीक बात है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, वो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। जब स्टेबिलिटी नहीं होती और जब मुल्की हालात जो आजकल हमारे मुल्क में हैं, अल्लाह करे नियर फ्यूचर में बेहतर भी हों ये, तो उसमें क्या होता है कि आपके बैंक रेट जो हैं वो इतने हाई हो जाते हैं कि, और एट द सेम टाइम आपकी जब रियल एस्टेट रिसेशन में चली जाती है, तो वो देखें ना, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। एक तो आपका क्या हुआ है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो रिवर्स जा रही है या रुकी हुई है, या आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे क्या हुआ कि कारोबार कोई और है नहीं और बैंक इंटरेस्ट जो है वो बहुत हाई चले गए। तो क्या होता है कि लोग अपनी रियल एस्टेट बेचते हैं और बैंक में फिक्स डिपॉजिट में चले जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क के कारोबार जो हैं वो सारे रुके हुए हैं, आपकी इकॉनमी उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही, आपकी इंस्टेबिलिटी है। तो यही रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बैंक इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाते हैं। उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में बैंक इंटरेस्ट जब कम होने शुरू हो जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है नियर, फिर लोग दोबारा वापस अल्टीमेटली की तरफ रियल एस्टेट में भी आएंगे और स्टेबिलिटी भी आएगी और चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर भी। चले इमरान, ये लास्ट में मैं सिर्फ वाइंड अप करने के लिए जो हमारा जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लॉट की प्राइसेस किस वजूहत की बिना पे बढ़ती हैं, तो उसमें जो मेजर फैक्टर आपने बताया, एक जो नॉर्मल जो एक इन्फ्लेशन हो रही होती है, हर जगह होती है, हमारी सोसाइटी हमारे मुल्क में भी है, उस तरह होती है ये। फिर दूसरा फैक्टर आपने बताया रियल एस्टेट डेवलपमेंट जहाँ हो रही हो, जब रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है तो प्राइस की लैंड की प्रॉपर जो प्राइस है वो बढ़ रही होती है। तीसरा आपने बताया एमिनिटीज़, जिस जगह वो प्लॉट है आपका, वहाँ अगर एमिनिटीज़ अच्छी आ रही हैं नियर फ्यूचर में तो प्राइस ऊपर आ जाए। जी ऑब्वियसली। एंड द फोर्थ वन, द लास्ट एंड द फोर्थ वन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सियासी तौर पे स्टेबिलिटी होना मुल्क के लिए, वो और रियल एस्टेट के लिए वो बड़ा मेजर फैक्टर प्ले कर रहा होता है। ये 4 मेजर फैक्टर्स। जी एग्जैक्टली, ये चार बहुत थैंक यू वेरी मच इमरान एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक और चीज़, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिए कि रियल एस्टेट्स के मुतालिक जो भी आपके सवालात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं या क्वेरीज़ हैं, हमें लिख के भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में उसको शामिल करें और आपके
क्वेरीज को सही तरीके से आंसर या रिप्लाई कर सके। थैंक यू वेरी मच इमरान। सर थैंक यू वेरी मच नासिर भाई, थैंक